औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट लास्ट 3 वीक्स से मैंने कोई वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन आज मैंने टाइम निकाल कर जो है एक रिसर्च की है और उस पर तफसीली वीडियो जो है बनाई है। ये वीडियो जी पीटीआई के तमाम प्रोजेक्ट्स परफॉर्मेंस पे है जो इन तकरीबन 2.5 सालों में पीटीआई ने परफॉर्म किया है, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रिसर्च जो डाटा मैंने इकट्ठा किया है, ये मेरा या मेरे कायद का यानी इमरान खान साहब का या पार्टी के किसी शहजाद अकबर साहब का या फवाद चौधरी साहब का या असद उमर साहब का या शिबली फराज साहब का नहीं डाटा। ये जो डाटा मैंने इकट्ठा किया है ये CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक, उसके बाद दी डॉन और द न्यूज़ से ये इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है जो आपके सामने रखूँगा। उससे पहले तो मैं हमारी पीडीएम जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है, जिसकी पेशन गोई पीडीएम का जब कयाम हुआ था उसी दिन जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन लीडरान ने भी कर दी थी। ऐसा तो होना ही था क्योंकि ये जो इत्तेहाद था ये सिर्फ मफादात के लिए इत्तेहाद था। पीपल्स पार्टी ने, आप सब ने देखा कि किस तरह नून लीग को इस्तेमाल किया, मफादात हासिल किए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट में जो है आपने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब किस तरह सेंटर मुंतखब हुए। अली हैदर गिलानी की वीडियोस आपने देखी हैं, वो तो खैर केस चलेगा इलेक्शन कमीशन में, तो उसमें आगे जो भी सीन होगा देखा जाएगा। अच्छा, परफॉर्मेंस पे अगर बात की जाए तो बड़े जो है जलसों में मरियम सफदर और बिलावल भुट्टो साहब तकरीबन सारी पीडीएम कहा करती थी कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। ये कहते थे कि इमरान खान को जो है सियासत नहीं आती, जाओ इमरान खान जाओ, तुम जाकर क्रिकेट खेलो, तुम्हें बल्ला घुमाना आता है, सियासत करनी नहीं आती, तुम्हें गेंद करानी आती है, सियासत करनी नहीं आती। तो आज मैं कुछ फैक्ट्स रखूंगा कि जो हमने इम्प्रूवमेंट्स की हैं। ये नहीं कि हमने सब कुछ बेहतर कर दिया, जो यहाँ पे चीजें थी हमने यहाँ पर ले गए, सब चीजों को उठा के ये कर दिया, नया पाकिस्तान बन गया, इस तरह नहीं है। जो विजन आज से 25 साल पहले अप्रैल 1996 में एक नया पाकिस्तान का विजन, एक एम, एक मंजिल रखी गई थी, हम आज उस मंजिल की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो गए हैं। ये नहीं है कि हमने वो मंजिल पा ली है, वो मंजिल, वो ख्वाब जो है वो अभी हमने हासिल नहीं किया। उसके लिए हमें मेहनत करनी है, काम करना है, लेकिन उस मंजिल को हासिल करने के लिए, उस काम को हासिल करने के लिए, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो सफर था, जिस सफर का तयन करना था पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उस सफर पर चल रहा है। अच्छा, आज की इस वीडियो में सिर्फ पीटीआई की परफॉर्मेंस ही नहीं, कुछ वो बातें भी बताऊंगा कि जो पीटीआई ने पिछली गवर्नमेंट में बेहतर थी और हमारी गवर्नमेंट में वो डाउन हो गई है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि जो है पीटीआई आई और इसने यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से जीडीपी ग्रोथ ये हो गई, ये हो गया। सिर्फ अप वाली नहीं, आपको डाउन वाली भी बताऊंगा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो आजकल का जो इशू डॉलर का चल रहा है उस पर मैं वजाहत कर दूं थोड़ी सी, कि आप सब देख रहे हैं कि डॉलर किस तरह कितनी तेजी से जो है रोज तकरीबन हर दूसरे दिन
सस्ता हो रहा होता है, कभी 30 पैसे हो रहा है तो कभी 60 पैसे, कभी 85 पैसे, सस्ता होता जा रहा है डे बाई डे। 165 से आज 152.9 पे पहुंच गए। अच्छा, नून लीग को क्या मिला कि उन्होंने क्या कहा इसे पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जो होती हैं उसमें बहुत कमी आई हुई है, जिस कमी की वजह से पाकिस्तान का जो रुपया है, यानी कि डॉलर कोई खरीद नहीं रहा, तो डॉलर की ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो रही हैं। तो उनने जब इंग्लिश समझ आती नहीं है, पहले मिठाइयाँ खा लेते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि इंटरनेशनल मार्केट में जो मार्केटिंग होती है या ट्रेडिंग होती है वो तो सिर्फ डॉलर में ही होती है। यानी कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करें तो उसका रेट आप रुपए में या रियाल में नहीं होगा, उसका जो प्राइस होगी वो डॉलर्स में होगी, यूएसडी डॉलर्स में होगी। तो अगर इस तरह की बात होती तो सिर्फ यूएसडी डॉलर सस्ता होता, ना कि रियाल, दिरहम, बाकी ये करेंसीज ये ना सस्ती होती। तो इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बाकी जितनी करेंसीज हैं, आपका रियाल, आपका दिरहम, ये भी यूरो, ये भी आपके सस्ते हुए हैं, जिसकी वजह से ये वाजे हो रहा है कि रुपया जो है वो तगड़ा हो रहा है, रुपए की कदर में इजाफा आ रहा है। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं 3 साल की परफॉर्मेंस की, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कोविड-19 की, कि जिस तरह कि आप सबको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर भी बहुत तेज़ी से आ रही है और ऑलमोस्ट हर हर डूबते सूरज के साथ 5000 बंदा इस वायरस का शिकार हो रहा है और तकरीबन 100 जानें रोज चली जाती हैं। तो काइंडली काइंडली एसओपीज को फॉलो करें, अपने लिए नहीं करना। अगर आपने एसओपीज को फॉलो, अगर आपको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है तो काइंडली अपने माँ बाप, अपने बच्चों का ख्याल करें कि अगर आपको हो गया तो आपको जो है, अगर अपनी परवाह नहीं है लेकिन आप अपने बच्चों को और अपने वालिदैन को तो लगा जाएंगे। और स्पेशली जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्योंकि यंग है, एनर्जेटिक है, उन्हें कोरोना वायरस जो है कुछ नहीं कर पाता, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली आप भी एसओपीज को फॉलो करें, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं होगा, आपकी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग है माशाल्लाह से। लेकिन जब आप वो कोरोना लेकर अपने घर जाएंगे, अपने बूढ़े वालिदैन और बच्चों के साथ अगर आप खेलेंगे जब, तो वो कोरोना जो है उन पे मुंतकिल होगा और उनकी जान को खतरा है। तो काइंडली एसओपीज को फॉलो करें। तो कोविड की मैंने बात की है तो मैं स्टार्ट भी कोविड के से ही ले लेता हूँ। सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को एक धचका लगा, वो इस कोविड की वजह से धचका लगा। पाकिस्तान की तारीख का तकरीबन सबसे बड़ा अगर बजट किसी ने निकाला है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कोविड के लिए निकाला है। ये क्योंकि पहले तो किसी गवर्नमेंट में आया नहीं था, तो ये इट वाज द बिगेस्ट बजट के आवाम को जो है बजट इतना बड़ा जो है दिया गया। और वो तो अच्छा है क्या दिया गया, लेकिन कौमी खजाने पर इसका काफी असर पड़ा। ये बजट आप सबको पता है 1.2 ट्रिलियन, 1200 अरब रुपया, 1200 अरब रुपए का ये बजट कोविड रिलीफ पैकेज दिया गया। उसके अलावा 15 मिलियन 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ घरों को, 1.5 करोड़ फैमिलीज को जो है एहसास कफालत प्रोग्राम के थ्रू, एहसास प्रोग्राम के तहत जो है बराह रास्त सब्सिडी कैश दी गई। उसके अलावा जो है आप, अगर मैं बात करूं सेहत की,
सेहत पे हमने क्या काम किया है, क्योंकि मेनली तो तीन चार चीजें हैं, सेहत है, एजुकेशन है, या डेवलपमेंट इकोनॉमी, और आपकी इन्फ्लेशन वगैरह आ जाती है। सेहत की अगर बात करें तो सबसे बड़ा पैकेज, तकरीबन पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, 60% ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद केपीके ऑलमोस्ट 40 या 42 मिलियन होगी आबादी बाकी, उसके बाद इस्लामाबाद की 1 मिलियन होगी, 11-12 लाख होगी, तो कुल मिला के ये तकरीबन आपका 17 करोड़ बन जाती है। 17 करोड़ आउट ऑफ 22 करोड़, तो 76+% लोगों को इस साल के आखिर तक जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, हेल्थ कार्ड मिल रहा है, इंसाफ सेहत कार्ड मिल रहा है, और ये बहुत जबरदस्त पैकेज है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बदकिस्मती से सियासत जो है इतनी गंदी हो चुकी है हमारे मुल्क की, कि अगर पिछली गवर्नमेंट्स ने जो है, जिसके टट्टू आज भी फिर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम कोई अच्छा भी काम करते हैं, बजाय उस काम को अप्रिशिएट करने के, वो उस काम को भी डिस्करेज करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये है, वो है। लेकिन आई थिंक कि जो काम आपने अच्छी की है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा करता हूँ। अच्छा, हेल्थ कार्ड की बात कर रहा था कि 76+% पॉपुलेशन को इस साल के अंदर अंदर हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, जिससे वो 10 लाख रुपए तक सालाना अपना इलाज करवा सकते हैं और अपने घर वालों का। अब ये कितना जबरदस्त पैकेज है कि वो गरीब जिसके पास पैसे नहीं होते थे अस्पताल जाने के लिए, कि अस्पताल का इतना खर्चा है, ऑपरेशन, यहाँ पे लोग जो है किडनीज बेचते हैं, क्या है जी कि बीवी का ऑपरेशन करना है या माँ का ऑपरेशन कराना है, अपनी किडनी बेच दीजिए। तो ये एक बहुत जबरदस्त पैकेज आ रहा है, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस, उन्हें फिक्र ही नहीं होगी, बीमार हुए चले जी हॉस्पिटल, पंजाब के केपीके के, इस्लामाबाद के किसी भी प्राइवेट बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके वो उस हेल्थ कार्ड को यूज करके जो है अपना इलाज कराएंगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास सेहत नहीं होगी। अब पैसा सेहत के लिए जरूरी नहीं है, पहले तो कहते थे कि अगर पैसा है तो सेहत है, क्योंकि अगर पैसा होगा तभी आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन अब आपको हेल्थ कार्ड मिल रहा है और आपको पैसे की टेंशन नहीं है। अगर आपके माली हालात ठीक नहीं है तब भी आपके पास सेहत की इंश्योरेंस है कि आपका इलाज होगा, और बेहतर इलाज होगा, बेहतरीन, आपके किसी भी प्राइवेट बेस्ट हॉस्पिटल से इलाज करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है जो कि पंजाब की तमाम आबादी को इस साल के आखिर तक, उसके बाद इस्लामाबाद में भी अब हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद फाटा गिलगित बल्तिस्तान के पीके यहाँ पे जो है हम ला रहे हैं ये हेल्थ कार्ड। इसके अलावा पीछे रहा है सिंध और बलूचिस्तान जाता है, तो सिंध की आबादी तकरीबन 5-5.5 करोड़ है, 5.5-6 करोड़ होगी, और जहाँ तक बात है इसकी, सॉरी, बलूचिस्तान की, तो उसकी 1.5 करोड़ होगी, तो ये तकरीबन 6-7 करोड़ जो है आबादी पीछे रह जाती है हमारी। तो इंशाल्लाह इस पे भी हम कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लाएंगे। अच्छा, हेल्थ पे जो हमने काम किया, सेहत इंसाफ कार्ड, ये भी कोविड में ही आता था कि कोविड के सिलसिले में ये डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। तो कोविड की जो स्ट्रेटजी, कोविड को कम करने में, इसके फैलाव को रोकने में एनसीओसी का को बनाया। अच्छा, असद उमर साहब उनके हेड हैं, और उन्होंने मतलब कि जिस तरह SOPs फॉलो करवाए, अल्लाह की रहमत से जिस तरह पाकिस्तान में कोविड जो है
उस तरीके से नहीं फैला जिस तरह अमेरिका या जो है स्पेन वगैरह में फैल रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में उस तरह नहीं फैल रहा। जहाँ तक कोविड स्ट्रेटजी की बात है, कोविड से बचने के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार की गई, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को सराहा और दुनिया में पाकिस्तान बेस्ट स्ट्रेटजी डे मनाया कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कोविड को जो है कोविड से अपनी आवाम को महफूज करने में पूरा किरदार अदा किया है और बहुत कम इफेक्ट हुआ है इस कोविड का आपकी इकॉनमी पे या और जो है आपके जो लॉकडाउन वगैरह SOPs फॉलो हुए हैं उसमें दैट वाज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अच्छा, सेकेंडली हेल्थ हेल्थ कार्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पाटा KPK पंजाब इस्लामाबाद पीछे बलूचिस्तान सिंध है वो भी इंशाल्लाह कवर होंगे। उसके बाद हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल्स में हमारे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर, उसके अलावा DHQ हाफसाबाद को अपग्रेड करके इसमें बेड इंक्रीज किए हैं। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग हॉस्पिटल DHQ चकवाल, इसमें जो है बेड्स ज़्यादा किए हैं। उसके अलावा 250 बेड्स पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। उसके बाद अगर बात करूं तालीम की तो एक होती है QS रैंकिंग, एशिया लेवल पे भी है और वर्ल्ड लेवल पे भी है। अच्छा, 2018 के अंदर जो QS रैंकिंग थी एशिया में, उस वक्त पाकिस्तान की 6 यूनिवर्सिटीज जो हैं दैट वर इन द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ एशिया। 6 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 11 यूनिवर्सिटीज एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती हैं। जिस तरह राजा यासर साहब ने जो है वादा किया था वजारत संभालते वक्त कि जब मैं वजारत छोड़ूंगा तो 5 यूनिवर्सिटीज कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज होंगी, वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज, एशिया की नहीं दुनिया की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि उन्होंने जो वादा किया था उन्होंने पूरा किया है और 2018 में 3 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज थी। QS रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान की 3 यूनिवर्सिटीज 2018 के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटीज थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 से बढ़कर 5 हो गई हैं। एशिया में 6 से बढ़कर 11 और वर्ल्ड में 3 से बढ़कर 5 हो गई हैं। और अभी 2.5 साल पड़े हैं हमारे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो रेटिंग है ये किस तरह आप जाती है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज तामीर हुई हैं उसमें है जी यूनिवर्सिटी ऑफ हाफसाबाद गुजरांवाला के अंदर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, पॉप ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट इन हरिपुर, इसके अलावा नमल नॉलेज सिटी फेज 1, उसके बाद सियालकोट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग और NSC। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने भी यकीन दहानी कराई है कि इनके दौरे हुकूमत में जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छी और मयारी यूनिवर्सिटी कायम होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ क्लाइमेट पे, तो क्लाइमेट पाकिस्तान दुनिया में जो क्लाइमेट थ्रेट है, जो मुतासरीन अफेक्टेड कंट्रीज है, तो क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है दुनिया में पाकिस्तान जो है 5वें नंबर पर है। हालांकि पाकिस्तान दुनिया में जो आलूदा मादे आलूदगी से पोल्यूशन जो है पाकिस्तान सिर्फ 0.6 ऐड कर रहा है, 0.6% ऐड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर जो अफेक्ट हो रहा है वो दुनिया में जो है 5वें नंबर पर है। इसका जो जियोग्राफी पाकिस्तान की इस तरह की है, एरिया इस तरह का है जिसकी वजह से अफेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं।
तो इसी चीज को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने जो है इमरान खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया बिलियन ट्री सुनामी का। बिलियन ट्री सुनामी का एक इनिशिएटिव लिया जिसमें 100 बिलियन रुपीस आपने मियावाली के लिए सिर्फ लगाए। मियावाली के अंदर 20,000 सॉरी 250 मिलियन ट्रीज हमने कांडिया मियावाली के अंदर लगाए। अच्छा, और इसके बाद क्लाइमेट के अंदर इमरान खान साहब ने इतना काम किया है ट्रीज के साथ। बिलियन ट्रीज सुनामी जो प्रोग्राम था हमारा, उसके बाद प्लांटेशंस हमने मूनसून प्लांटेशन की, उसके बाद मुख्तलिफ प्लांटेशंस की जिससे मुतासर ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम हुई बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान जो है किस तरह क्लाइमेट पर काम कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को कम करना चाहता है। उसकी वजह से इमरान खान साहब को यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट, ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट और क्लाइमेट एम्बिशन समिट को एड्रेस करने का मौका मिला। अच्छा, अगर बात कर लूँ लेटेस्ट हमारा जो प्रोजेक्ट आजकल चल रहा है मॉर्गेज फाइनेंसिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है, हमने वादा किया था डे वन से कि 50,000 घर देंगे। तो फर्स्ट फेज में हमने इस्लामाबाद के अंदर आप सबने देखा कि किस तरह 1500 अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स और हाउसेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए कुरंदाजी के जरिए। और जो है हाल ही में कल जो है परसों सॉरी इमरान खान साहब 35,000 अपार्टमेंट्स और घरों का जो है इफ्तिताह करके आए हैं, सभी बुनियाद रख कर आए हैं। और देख रहे हैं आपके एक और वादा जो है वो पाए तकमील तक पहुंच रहा है। इसके बाद इमरान खान साहब जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग का एक निज़ाम पाकिस्तान के अंदर लेकर आए हैं, जो हमेशा हुआ करता था, इंग्लैंड में हुआ करता था, वो अब पाकिस्तान में सिस्टम आ गया है कि एक गरीब वो किसी भी शहर में रह रहे हैं, फर्ज करें अगर वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, 10,000 रुपए या 15,000 रुपए मंथली वो रेंट दे रहे हैं, 15,000 वो रेंट दे रहे हैं और जो है वो घर में रह रेंट दे के अब इमरान खान साहब उसे घर प्रोवाइड करें, बजाय वो 15,000 के रेंट देने के, वही 15,000 वो आपको बैंक में देंगे आप जाके, और जितनी वो जितने साल की वो प्रोग्राम होगा उसके बाद आपका घर अपना हो गया। तो 10 लाख का कर्जा जो इस मॉर्गेज फाइनेंसिंग में है कि इसका जो हमने सूद की बात बहुत जरूरी है कि पिछली हुकूमतों में सूद 12%, 9%, 12 से 9, 8, 9 से 12 तक था। हमारी हुकूमत ने सूद को खत्म ना होने के बराबर कर दिया। अब सूद सिर्फ 3%, 2%, 3% है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मदीना की रियासत का जो विजन था, जो हकीकी विजन था मदीना की रियासत का, एक रोशन एक पाक रियासत का जो विजन था, वो इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा और एक दिन पाकिस्तान से ये सूद की जो लानत है ये भी खत्म होगी। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बेहतर होती हैं और इंशाल्लाह जिस तरह हमने 8 से 3 पे कर दिया है, अब 3 से ये 0 पर भी जाएगा। तो मैं बात कर रहा था फाइनेंसिंग की। तो 10 लाख का अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो उसकी वैसे तो इस अगर फाइनेंसिंग के इस पैकेज इमरान खान साहब जो हाउसिंग स्कीम का पैकेज लाए, इसे अगर हटकर आप 10 लाख का कर्जा लें तो उसकी आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट या किस्त कह लें जो बनती है वो तकरीबन 11,500 रुपये। लेकिन क्योंकि ये हाउसिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो इसे हमने 11,500 से कम करके
6,000 रुपये लगेंगे। यानी कि मंथली जो आपने 11,500 देना था, अब वो 6,000 देंगे। जो और जो इसके दरमियान गैप है 11,500 से 6,000 में, वो जो गैप होगा वो आपका गवर्नमेंट अदा करेगी। यानी कि आपकी तरफ से बैंक को 11,500 ही मिलेंगे, लेकिन आपने 6,000 देने हैं, बाकी के 5,500 जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करेगी और घर आपको आसान हिसाब पे मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जिस तरह हमने 100 बिलियन इन्वेस्ट किया हाउसिंग स्कीम पे, 20,000 हाउसिंग यूनिट्स जो हमने तामीर किए इस्लामाबाद में, और 35,000 का परसों जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इमरान खान साहब ने इफ्तिताह की संग बुनियाद रखा है। और जो नेक्स्ट है पॉइंट मेरा, वो है कराची पैकेज। कराची की हालत जो अफसोस के साथ, नहायत अफसोस के साथ, तकरीबन 13 साल हो रहे हैं लगातार हुकूमत करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस सूबे पर। हुकूमत कह लें या बादशाह कह लें, लगातार तीसरी बार हुकूमत कर रहे हैं। और काम देखे जाए तो सिंध के अंदर जो है कुत्ता काटे की वैक्सीन नहीं है। फरियाल तालपुर को आप देख लें कि आजकल जुडिशरी और कोर्ट्स के जो है चक्कर लगा रही हैं, तो वो क्यों लगा रही हैं? इसीलिए लगा रही हैं कि वहां पे अवाम को कुत्तों से जो है डर है, इंसानों से डर नहीं है। कुत्तों से डर है कि कुत्ते जो है काट रहे हैं, और इंसानों को परवाह ही नहीं है वहां पे कि इंसान जो है कुत्ते से जो है वो मर रहे हैं। कि रोज दिन ब दिन जो केसेस जो है टीवी पर रोनमा हो रही है। एजुकेशन देख लें, वहाँ का एजुकेशन लेवल आप देख सकते हैं कि तालीमी मेयार क्या है। वहाँ का जो है मेरिट देख लें आप, आपको पता चल जाएगा। तो कराची की डेवलपमेंट के लिए कचरे और जो भी था वहाँ पे सड़कें टूटी हुई, ये वो जो डेवलपमेंट पैकेज दिया था 1200 अरब रुपए का डेवलपमेंट पैकेज कराची के लिए दिया कि अल्लाह का नाम है, कोई बेहतर कर लो ना, कोई सड़क बना लो, कोई नालियां साफ करके, कोई कचरे उठा ले। और उनके जो नाअहल जो है मेयर साहब हैं, वो क्या कहते हैं, ये देखिए मैंने खत लिखा हुआ है, और इन्हें वज़ीर आज़म साहब है, इसको वज़ीर आला साहब को मैंने खत लिखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये हाल है। अच्छा, अब बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो पर यूनिट आजकल जो रेट चल रहा है गवर्नमेंट बिजली का, तो ये 17 रुपये है, 16.5 शायद। लेकिन जो हमें पड़ रही है कॉस्ट उसकी 18 से 19 है, तो ये एक खसारा चल रहा है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा गांव है, ऐसी हजारों जगह होंगी जहां पर आप विंड प्लांट्स, ये एयर विंड मिल्स लगा सकते हैं। ये यहाँ पर अगर आप 100 पंखे लगा दें तो ये पूरा एरिया कवर कर लेंगे, इतनी बिजली बनाते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार आके बस आपने लगा देनी है और बिजली बनती रहनी है, कोई साथ साथ इन्वेस्टमेंट इस पे नहीं करनी। लेकिन पिछली गवर्नमेंटों ने क्या किया कि बाहर से जी एलएनजी खरीदी जा रही है, बाहर से एलएनजी फ्यूल जो है खरीद कर, जलाकर, बर्न करके, और पानी को बॉयल करके स्टीम बनाकर स्टीम से टरबाइन चला और बिजली बन। और यहाँ पे आपने बस पंखा लगाना है, पंखा घूमेगा और टरबाइन घूमेगी और बिजली बन जाएगी।
इसी तरह या ये विंड मिल और या हाइड्रो पावर पानी से, ये दो जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। उसमें क्या होता है डैम में कि पानी गिरता है और टरबाइन चलती है और आपकी जो है बिजली बन रही है। अच्छा, डैमों के लिए जो प्रोजेक्ट्स इमरान खान साहब लाए हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसे जो है एक्सटेंड किए रावी को। उसके बाद असद पाटन कोआला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके बाद बलूचिस्तान एंड सिंध, सॉरी मैं वो तो भूल ही गया, मोहम्मद एंड वाशर डैम। अच्छा, ये एक बात मैं भूल गया कि अगले 4 से 5 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर 9,000 मेगावाट बिजली, 9,000 मेगावाट बिजली ऐड होने वाली है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मेगावाट कितना होता है, तो आप ये समझ लें कि जो के इलेक्ट्रिक है यानी कि कराची इलेक्ट्रिसिटी है, कराची को जो कवर कर रही है, कराची की आबादी तकरीबन 3 से 3.5 4 करोड़ है और उनकी जो गर्मियों की कंज्यूम हो रही है बिजली, वो 3200 3400 3500, ये 4000 कर लें आप, 4000 मेगावाट है और ये 9000 मेगावाट ऐड हो रहा है। और इससे जो है आपकी जो है जो रसी रही के रसी जो लोड शेडिंग थी वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक अप्रिशिएट करूंगा पिछली गवर्नमेंट को, शोबाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स को, कि उन्होंने जो है बिजली की लोड शेडिंग तो खत्म कर दी, लेकिन तनकीद तो बनती है, आखिर मैं भी उनकी अपोजिशन ही हूँ, मुखालिफ तो हूँ ही ना। तो लेकिन तनकीद जो मैं कर रहा हूँ, ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, इसके पीछे फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखूंगा। एलएनजी खरीद कर बिजली बनाने की क्या तुक बनती है? आग जलाकर, पेट्रोल से आग जलाकर और वो स्टीम बनाकर बिजली बनाने की क्या तुक बनती है? जो आप डॉलर्स लगाकर बाहर से एलएनजी खरीद रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं और यहाँ पे बर्न करके बिजली बना रहे हैं, बजाय उसके आप डैम बनाएं। आप उसमें तो आप ला कर डालेंगे, जलाएंगे तभी बनेगी, यहाँ पे बस पानी स्टोर करना और गिराना, उसमें से गिराना और बिजली बन रही है आपकी फ्री। पंखे लगाएं, पंखे बस एक बार लगा देने और फिर चलते रहने हैं, जब हवा होगी तो चलेंगे तो बिजली बनती रहेगी आपकी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने क्यों नहीं लगाए जो आपकी सॉरी मैं क्या कह रहा था कि एलएनजी वाला प्रोजेक्ट है स्टीम से बिजली बनाने वाला, इसमें जब आप आग जलाती हैं उसे स्टीम बनाने के लिए हीट देते हैं, तो आपकी 70% हीट लॉस हो जाती है, सिर्फ 30% हीट उस वाटर को मिल रही है जो स्टीम बन रही है। तो आपकी जो 70% एलएनजी एक किस्म की आपकी जाया, 30% एलएनजी के लिए, 30% पावर के लिए आप जो है इतना जो है हजारों डॉलर्स जाया कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा था जो उनका था, मेरे ख्याल में उन्हें उसके बजाय डैम्स और विंडमिल्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एलएनजी केस भी वैसे चल रहे हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा, मोटरवे बलूचिस्तान एंड सिंध, बलूचिस्तान से सिंध हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसके बाद डेवलपमेंट में चकवाल नॉर्दर्न बाईपास, उसके बाद शेखुपुरा, उसके बाद तलागंग तुमिया वाली, इसके बाद और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब बाईपासेस हैं, 5-6 तो बाईपासेस हैं, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट में एनएचए के अंडर और आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा,
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरा टॉपिक था, जिसके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाई थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये बहुत अहमियत की हमल है। आपकी जो इकोनॉमी है, अगर आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो एक्सपोर्ट, यानी कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका घर है, यू आर ओनली वन जो कमा रहे हैं, आप सिर्फ एक हैं कमाने वाले, आपकी तनख्वाह है 50,000 माना, घर के फर्द हैं आप 8-10, आपके जो खर्चे हैं घर के वो आपके 70,000 है, आमदनी आपकी 50,000 है, तो किस तरह मैनेज होगा? नहीं हो सकता ना। 50,000 अगर आपकी आमदनी है और खर्चे 70,000 है, तो आप किस तरह मैनेज करेंगे? इसके लिए थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा आपको अपने घर वालों के कि हाथ हौला रखो, बजाय 70,000 खर्च करने दे तो 40,000 करो, या 45 करें, या 50 कर लें, बैलेंस रखना पड़ेगा। अच्छा, तभी आपका जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं आप। ये कंडीशन थी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन की या एक किस्म की जो आमदनी कह लें, वो अखराजात के जो है ना बराबर थी, ना होने के बराबर थी। उसमें अब काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी नहीं बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। जो है अब जो डायरेक्शन ली है जनाब इमरान खान साहब ने, क्रेडिट तो असद उमर को, स्पेशली क्रेडिट असद उमर को जाता है। ही इज द बेस्ट वन, जिन्होंने चाहे वो वजारत संभाल कर करें या कैबिनेट में बैठे हो या पीछे बैठे हो, लेकिन काम असद उमर कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं और जबरदस्त काम कर रहे हैं। और जो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर सिमत में जा रही है, इसका सारा दारोमदार जो है असद उमर पर है, और सारा क्रेडिट असद उमर को जा रहा है। हाफिज शेख, असद उमर, हमाद अजहर, एब्सोल्युटली परफेक्ट। और देखिएगा इंशाल्लाह जो है एक दिन आएगा जब ये जो कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हैं ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे, जिस तरह बाकी चीज़ें यहाँ से यहाँ पे पहुँचाई हैं हमने, जो नीचे थी उन्हें भी यहाँ पर या यहाँ पे लेके आएंगे। टाइम लगता है, बस वही बात है कि आपने घबराना नहीं है, टाइम लगेगा। अच्छा, इकोनॉमी की जो बात थी, जो करंट अकाउंट लॉस, जो डेफिसिट था, एक किस्म का खसारा, नुकसान, यानी कि ट्रेड में जो नुकसान आता है वो आपका 7.2 बिलियन डॉलर्स था खसारा एट द टाइम ऑफ 2018 के अंदर। जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो लॉस था, डेफिसिट 7.2 बिलियन डॉलर्स था, और हमारी हुकूमत ने 2020 के अंदर ये डेफिसिट जो है 7.2 से हमने खत्म करके जीरो पे लाए, यानी कि 7.2 से जीरो पे, और जीरो से फिर हम कहां पे गए 1.8 डॉलर्स पे, बिलियन डॉलर्स पे, तो हमारा सरप्लस में जा रहा है। तो यानी कि 7.2 से 1.8, यानी कि 7.2 प्लस 1.8, यार मेरा मैथ कमजोर है ना थोड़ा यार, की आते हो। बस यार मुझे बीच में जोक आ गया था, मैंने कहा आपको सुना दूं, ऐसे ही बोर हो रहे होंगे आप। अच्छा, 9, 7.2 प्लस 1.8, 9। अच्छा, अब हमने 7.2 किधर गया, 7.2 से 1.8 पे लेके गए, 9 पॉइंट्स इजाफा किया। अगर हमें पिछली हुकूमत में जीरो पे मिलता अगर, तो ये आज 9 बिलियन डॉलर्स पे होता। 9 बिलियन डॉलर्स
प्रॉफिट हमें हो रहा होता। और $9 बिलियन अगर हमें प्रॉफिट हो रहा हो तो आप सोच नहीं सकते कि जो आपका कर्जा उतर सकता है बहुत आसानी से। अच्छा, ये जो रेमिटेंस की बात कर रहा हूँ, इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 27% इजाफा हुआ है सिर्फ जुलाई से दिसंबर तक। जुलाई से दिसंबर तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जो 27% इजाफा हुआ है। $11.8 बिलियन सिर्फ जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान में जो ओवरसीज है उन्होंने पैसा भेजा है। जुलाई से नवंबर में $11.8 बिलियन का इजाफा हुआ। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स जुलाई से दिसंबर में, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं जुलाई से दिसंबर में $12.1 बिलियन का इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट्स में 5% इंक्रीज आया। अच्छा, LSM स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, स्मॉल मशीनरी होती है, छोटी मशीनरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट में मैं बता रहा हूँ कि उसमें 6.7% इंक्रीज आया। जो लार्ज मशीन्स होती हैं उसकी एक्सपोर्ट में आपका 2% इंक्रीज आया। ज़्यादातर हालांकि पाकिस्तान से लार्ज मशीनरी एक्सपोर्ट नहीं होती, लेकिन उसमें भी 2% इंक्रीज आया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो $13 बिलियन से भी इंक्रीज कर चुके हैं। दैट्स गुड थिंग। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ जो है आपकी 2017 के अंदर, ये लीग वाले बड़ी करते हैं कि हमारी हुकूमत में इतनी जीडीपी दी, इतनी जीडीपी दी। आपने क्या किया? मैं आज आपको बताने लगूं जीडीपी बाकी कितनी थी और कहां से कहां गई और कितनी उसमें इंक्रीज और डिक्रीज आई। 2017 के अंदर जीडीपी 1.9% थी। 2017 से 18, 2018 से 19 यानी कि जब हमारी हुकूमत थी तो वो 1.9 से जीडीपी 0.4 पे चली गई। 0.4 पे चली गई। 1.9 से कितनी डिक्रीज हुई? 2.3% जो है हमने जीडीपी कम कर दी एक किस्म की, ठीक है। 2.3% जीडीपी हमारे दौर में कम हुई, लेकिन फिर हमने उस 2.3 को जो है जो 0.4 पे थी उसे बढ़ाकर 1.5 पर ले गए 2020 में, 19-20 में, 2019-20 में 1.9 पर ले गए, यानी कि 0.4 से 1.9 पे लाए, -0.4 से, तो कितना इंक्रीज आया? 1.9 का। हमें जब मिली थी वहां कितनी थी? 1.9 थी, और हमने जो है डिक्रीज कितनी की? 2.3, और इंक्रीज दोबारा कितने परसेंट कर दी? 1.9। लेकिन पहले 1.9 थी, अब 1.5 है। और अभी आप आगे देखेंगे कि नेक्स्ट शायद अभी 1.9 ही हो, क्योंकि हालिया रिपोर्ट आई नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर तक आप देखेंगे जब रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह उसमें आपकी जो जीडीपी है वो 3% तक जाएगी। अच्छा, अगर मैं आप इसके साथ आपको अमाउंट भी बता दूं तो 2017 की जो जीडीपी थी उसकी अमाउंट जो थी वो $4000 बिलियन थी, $4360 बिलियन। जो आपकी 2018 से 19 में आई है वो 1357 बिलियन, यानी कि जब 0.4 यानी हमारी हुकूमत में जब 1.9 से हम 0.4 पे लेके गए तो वो 4000 से 1300 पे आ गए, ठीक है। अभी जब हम उस 0.4 को बढ़ा कर ले गए हम 1.5 पे, यानी कि कितने पॉइंट्स का इंक्रीज आया? 1.9% का इंक्रीज आया। तो उस जो 1300 थी उसमें 1.9 में इंक्रीज करें तो $5230 का इंक्रीज आ गया। ये उस 2017 से भी ज्यादा पे हम पहुंच गए हैं। इस बात से ये जाहिर होता है कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं
उनमें इंक्रीज आया है, इंपोर्ट्स आपकी कम हुई है, रुपए की जो कदर थी वो बेहतर हुई है, और आपकी जो टेक्सटाइल्स मिल्स हैं वो चल रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है 2018 से 2020 के अंदर जो हमें प्रॉफिट हुए हैं, क्योंकि बीच में लॉस भी हुआ था, उस लॉस को निकाल कर अगर हम प्रॉफिट की बात करें जीडीपी ग्रोथ में, तो 22.5 बिलियन का प्रॉफिट आया। हमने उस लॉस को कवर कर लिया, जो हम माइनस में लेके गए थे, अब उससे हमने कवर करके 22.5 बिलियन का हमें प्रॉफिट भी हो गया। अच्छा, रेवेन्यू, रेवेन्यू में बात करूं अगर, तो बड़ा जबरदस्त पैक काम किया है सरदार उस्मान बुल्तार साहब ने। तकरीबन 450 अरब रुपए की जमीन वापस कराई है। ये कब्जा माफिया है। अब ये कब्जा माफिया जो है, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हम जैसे आम आदमी नहीं है, ये सारे सरदार, बदमाश और करप्ट लोग हैं। इनका सियासत के साथ ही तल्लुक है, सियासत के साथ इनका तल्लुक है ही, तभी तो ये करप्शन कर रहे हैं, तभी तो सरकारी जमीनें ये खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अच्छा, इनसे हमने 450 अरब रुपए, तकरीबन 40 बिलियन डॉलर की जमीन वापस कराई। आपकी जो नैब है, नैब ने 486 अरब रुपया कौमी खजाने में इस 3 सालों में जमा कराया, जो इन करप्ट लोगों से वसूल किए। उसके अलावा आपका जो एफबीआर है, फाइनेंशियल, उसने एफबीआर ने 436 बिलियन रुपीस जो है आपके इसमें जमा कराए कौमी खजाने में। उसके बाद अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की बात की जाए, तो पाकिस्तान की इकॉनमी पहले से मैं समझता हूँ कहीं बेहतर है। अगर कोविड ना आता तो आज पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर होती, लेकिन कोविड की वजह से कुछ मसला आ गया और पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी डाउन होगी। लेकिन इंशाल्लाह ये आप देखेंगे हमारी गवर्नमेंट के अंदर ही आपकी जो जीडीपी है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कहाँ से कहाँ जाएगी। एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे, आप हर चीज को देखेंगे, जो अभी नेगेटिव में भी है वो भी आपकी पॉजिटिव में जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बात करूं इकॉनमी की, तो मूडीज, मूडीज एक इदारा है जो जिसकी रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो मुस्तकम हो रही है, पाकिस्तान तरक्की करेगा और तेजी से तरक्की करेगा। फिच ने कहा पाकिस्तान के रुपया जो है वो बेहतर हो रहा है, उसकी कदर में इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स द बेटर डायरेक्शन, टुवर्ड्स द बेटर डायरेक्शन। इसी तरह इंटरनेशनल फाइनेंस सॉरी एक मैं भूल गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी पाकिस्तान की जो है एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल गया एक बार फिर से। इकोनॉमिकली तरक्की, पहले तो तरक्की थी सड़कें बनाकर, मेट्रो बनवा बनाकर, जिसपे जो है आपके ओरिएंट ट्रेन आप देख लें कि अगर चलाएं तो खसारा, अगर ना चलाएं तो खसारा। जो बिजलियों के इन्होंने किए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, बिजली खरीदे उनसे, तो खरीदे तो भी पैसे देने हैं, महंगी बिजली खरीदनी है, और अगर नहीं खरीदनी तो अपनी बिजली के पैसे अदा करने हैं। ये अजीब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी पाकिस्तान का कहा कि रुपया जो है बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, और पाकिस्तान आगे जाके मजीद स्ट्रांग होगा। शान से चुप कर, पीछे जाओ, बोलना नहीं बीच में, जाओ जाओ। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपका जो है एक रिकॉर्ड इजाफा हुआ है 2545। ये जब हम हुकूमत मिली तो फॉरेन एक्सचेंज की जो वैल्यू थी वो 19,325 या 50, 350 कर लें, 19,350 थी बिलियंस,
और अब जो है वो 20,545 पे पहुंच गई है। अच्छा, यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर इकोनॉमिकली पाकिस्तान की हालत देखी गई और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है, गुर्बत की कमी जो है हुई है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे हुई है। वो कौन सी जगह है, वो कौन सा सूबा है? केपीके, जहाँ पर पिछले 5 साल, ये 2.5 साल, तकरीबन 8 साल होने वाले हैं, तो 8 सालों में जहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वो एरिया जो है पिछले 6 साल से रिकॉर्ड गुर्बत गुर्बत में कमी आई है और वो तरक्की की राह हमवार करता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि केपी के वो इलाका था जहाँ पे आपकी एरियाज अनडेवलप्ड थे, आपका जो इकोनॉमिकली उसमें पीस नहीं था, उसमें देयर वाज नथिंग, और वो चारों सूबों से बहुत पीछे था। तो उस सूबे को जो है आज जो है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। तो एहसास प्रोग्राम्स, एहसास कोई भूखा ना सोए, आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं और मुख्तलिफ उनके ट्रैक्स हैं जो वहाँ पे जाके वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं गरीबों को। एहसास पनागा उसमें जो आपका कोई भी मजदूर जो फुटपाथों पर सोते थे, आज जो है उन्हें एक शानदार घर हैं और वहाँ पे वो रह रहे हैं, आराम से सुकून से रह रहे हैं, रात गुजारते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना रात का खाते हैं, काम पे जाते हैं और फिर आते हैं सिर्फ 60-70 रुपए में। तो इन सारी बातों को बताने का जो मकसद था वो ये नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना काम कर दिया, पिछली गवर्नमेंट्स के ये थे और हमारे ये कर दिया और वी हैव वॉन द बैटल एंड देयर इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। अब जो ये मैंने लिस्ट बनाई है, इसमें इतनी मेहनत करके जो ये मैंने लिस्ट बनाई है, इसका आई थिंक कोई फायदा नहीं है, ये वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आवाम को क्या पता है जीडीपी क्या है, रेवेन्यू क्या है, उसके बाद आपके दरख्त लगाने से क्या फायदा होगा, वही मिलियन ट्री सुनामी की बजाय वो आवाम को पैसे दे, आवाम तो ये कहती है। लेकिन आवाम को जिस चीज से सरोकार है वो चीज आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई वो चीज है, आवाम को चाहिए क्या? कपड़ा, खाना, घर और रोजगार, चार चीज। ये चार चीजें हैं, आपका मुल्क खुशहाल, आपकी आवाम खुशहाल। ये चार चीजें नहीं है, आपका मुल्क बदहाल, आपकी आवाम बदहाल। किसान, किसान पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री का हब है, पाकिस्तान को चला ही किसान रहा है। एक्सपोर्ट का जितना सेक्टर है वो किसान पे दारोमदार कर रहा है, उसका इंडिपेंडेंट है। इंडिया की हालत देख लें, किसान जो है धरने पे आए हुए हैं। तो किसान को खुशहाल करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, इसलिए एहसास के अंदर एक और प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं किसान के लिए, जिससे किसान को डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी और किसान को खादों के लिए और बीज के लिए एक पैकेज दिया जाएगा, जिससे उनकी माली जो है मामूद भी होगी और उनकी हालत ज़ार में कदरे बेहतरी भी आएगी। और मैं महंगाई की बात कर रहा था, तो महंगाई है, ये इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। इमरान खान साहब भी महंगाई के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारी कैबिनेट भी काम कर रही है, लेकिन क्यों नहीं उससे जो है ये जीत रहे, क्यों हार जाते हैं महंगाई से, क्यों महंगाई इतनी बढ़ी हुई है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? महंगाई के पीछे हैं ताकतें, सट्टाबाजी। ये वो लोग हैं जो स्टॉक कर लेते हैं चीजें, स्टॉक जब कर लेते हैं तो आपके एरिया में वो चीज दस्तयाब नहीं होती, जब दस्तयाब नहीं होती तो उसका रेट
जितने मर्जी की आप बेचें आपकी बेच रही, क्योंकि आवाम को तो मिल नहीं रही थी। आवाम ने शुक्र करना है कि मिल रही है। 50 रुपए की चीज 100 की बेचे हैं। जब 100 की बेचेंगे तो आपके निकल आनी है हर चीज स्टॉक से, खोल देंगे गोदाम, 100 की बेचोगे तो महंगाई तो होगी। इस महंगाई को खत्म कैसे किया जा सकता है? इमरान खान अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, महंगाई सेल्स बना दिए उन्होंने, टास्क फोर्सेस बना दी उन्होंने, जो है एसी को जो है पावर दे दी कि आप काइंडली इन पे एक्शन लें, फूड अथॉरिटी से हटकर भी आप एक्शन लें। अच्छा, और भारी जुर्माने करें, लेकिन फिर भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। अब इमरान खान ने एक नया काम शुरू किया, वो क्या है? इंसाफ सस्ती शॉप मोबाइल शॉप, इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप। ये मोबाइल पे शॉप नहीं है, ये एक मोटर शॉप है, यानी कि एक गाड़ी पर आपकी सब्जी फ्रूट्स होंगी और वो मंडी के रेट पर, परचून के रेट पर सस्ती तरीन जो आप यानी कि मिलती हैं, जहाँ से ये लोग खरीद कर तो आपको अगर महंगे दामों पे दे रही हैं, वहाँ के रेट आपको डायरेक्ट वो लोग देंगे, जिससे जो है महंगाई में और कमी तो आएगी ही आएगी, लेकिन उनकी भी कमर टूटेगी इस प्रोजेक्ट से। जो हमने लाहौर के अंदर 300 मोबाइल शॉप्स चला दी हैं, इसका रिजल्ट देखने के बाद इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में ये फैलाएंगे। इसके अलावा महंगाई की जहाँ तक बात है तो सिर्फ अकेला इमरान खान या अकेली उसकी टीम जो है ये काम नहीं कर सकती, इसे खत्म नहीं कर सकती। अब हमें क्या पता कि मेरे वाले के पास जो दुकान है ये जो चीज 100 रुपए की है वो 200 की बेच रही है। इसके लिए पंजाब हुकूमत ने एक मोबाइल ऐप तैयार की है कीमत पंजाब के नाम से। कीमत पंजाब, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है इस ऐप को डाउनलोड करें, कीमत पंजाब को, अपना इसे पे रजिस्टर हो, उसके बाद अपना एरिया, डिस्ट्रिक्ट चकवाल, तहसील कलरकार या वट एवर यू आर फ्रॉम, वेयर यू आर फ्रॉम, सो आप अपना एरिया दें। एरिया देने के बाद आपको जो है जिस चीज़ की ग्लॉसरी आइटम्स आपने फ्रूट्स की देखनी है, वेजिटेबल्स की देखनी है, मीट की देखनी है, जिस चीज़ की आपने प्राइस देखनी है, आप वो सेक्शन खोलेंगे, डेली की आपकी जो प्राइस लिस्ट हो जाएगी आपके सामने आ जाएगी। आपने उस लिस्ट के मुताबिक देख लेना है, आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, उस लिस्ट से देखें, अगर वो शॉप कीपर आपको उस लिस्ट के मुताबिक, उस प्राइस के मुताबिक नहीं दे रहा, महंगा दे रहा है, तो या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, यहाँ तक कि अगर उस दुकानदार का सलूक आपसे अच्छा नहीं है, तब भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसी के अंदर आप ऑप्शन है साइड पे कंप्लेंट का। कंप्लेंट में आप उसका एड्रेस दें, दुकान को अपना फोन नंबर दे दें, और अगर आपके पास कोई वीडियो या तस्वीर उसकी बनाई हुई आपने, बदतमीजी कर रहे हैं और रेड लिस्ट के अलग से दे रहा है, उसकी आपने वीडियो बना ली है या पिक्चर बना ली है, तो आप वो साथ ऐड कर दें। तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपकी इंतजामिया आके उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, जुर्माने करेंगे। अगर ये काम आप कर लें, हर इलाके में ये काम 3-4 बार 2-3 बार हो जाए, तो इन्हें खुद से डर हो जाएगा। और ये जो है क्यों, ये जब एसी साहब आते हैं या कोई और अफसर आता है, इंतजामिया आती है, तो रेड लिस्ट के मुताबिक देने लग पड़ते हैं, वैसे कहते हैं नहीं हमें खुद को तो इतने का मिलते हैं, उनके सामने कहते हैं कि नहीं जी ये नहीं जी ये इतने का नहीं, इतने का है। तो आप ये काम करें, आपके इस काम करने से अवाम जो है अगर ये काम करेगी तो उन्हें भी जो है पता चलेगा कि हमारी जो अवाम है ये अब पागल नहीं रही, इसे अब बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। अब ये काम पे आ गई है, ये अब हमारी शिकायतें कर रही है, तो एक्शन होगा, और उनके खिलाफ जब जुर्माने होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि अब नहीं, महंगाई अब नहीं। तो ये परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि इन 60% परफॉर्मेंस आई थिंक 40% और बेटर करनी है, और तब जाके हम रिकवर होंगे। सिर्फ रिकवर होने के बाद हमने जो
ट्रैवल करना है हायर लेवल पे, नया पाकिस्तान का जो ड्रीम था या रियासत मदीना का जो ड्रीम था, उस पर जो जाना है वो हम 100 के बाद कवर करेंगे।